अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। थानों में पुलिस के तशद्दुद से मुलजिमों के हलाक होने की खबरें अखबारों में छपती रहती हैं। हलाक होने वालों के पसमानदेगान शोर शराबा करते हैं। इस हलके का एमपीए या एमएनए या काउंसलर अपनी पब्लिसिटी और मकबूलियत बढ़ाने के लिए मरने वाली की लाश का जुलूस निकलवाते हैं और अखबारों में खबरें भी छपवाते हैं। कुछ दिन शोर शराबा लगा रहता है और तान इस पर टूटती है कि तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अगर कोई बहुत ही पीछे पड़ जाए तो मुतालिका थानेदार को लाइन हाजिर या मुअत्तल कर दिया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मामला ख़त्म हो जाता है। पुलिस तशद्दुद से थानों में मुलजिमों या मुश्तबों के हलाक होने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये राय नहीं देता कि इनमें कितने वाक़यात सच्चे और कितने झूठे होते हैं। थानों में मुलजिमों से इकबाल जुर्म कराने और मुश्तबों से कोई सुराग उगलवाने के लिए ईज़ा रसानी के तरीका आज की बात नहीं। ये तरीका इसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन पुलिस वजूद में आई और उसने किसी वारदात का पहला मुलजिम पकड़ा और इसे इकबाल जुर्म कराया था। लेकिन मुलजिम का पुलिस के हाथों हलाक हो जाना जुर्म है जो दफ़ा 302 के तहत आता है। ईज़ा रसानी भी जुर्म है। अगर अदालत में साबित हो जाए कि मुलजिम से ईज़ा रसानी के ज़रिए इकबाल जुर्म कराया गया है तो अदालत इस इकबाल जुर्म को कबूल नहीं करती। ये एक अलग मौजू है जो मैंने शुरू कर दिया है। इसके लिए अलग कानून और ज़ाब्ते हैं। मेरे रिकॉर्ड में ऐसा एक वाक़या मौजूद है जो मैं आपको सुना देता हूँ अपने उसूल के मुताबिक और 3 बहुत बुरे तजुर्बात से डरते हुए मैं जगहों और अफराद के नाम असल की बजाय फर्जी लिखूँगा। मुझे फौरी तौर पर एक कस्बे के थाने का चार्ज लेने का हुक्म मिला। मैं नए थाने के इलाका डीएसपी के पास पहुंचा। वो अंग्रेज़ था। इस वक्त किसी अफसर के मुतालिक इतना कहना ही काफ़ी होता था कि वो अंग्रेज़ है। फिर ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि वो अपने काम में मुखलिस और दयानतदार और डिसिप्लिन का बड़ा सख्त अफसर है। मैं अपनी तकरीबन हर कहानी में बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ अपने कानून का एहतराम करते और लोगों से एहतराम कराते थे। ऐसा अंग्रेज़ कम ही देखने में कभी आया होगा जो कानून शिकनी को बर्दाश्त करता हो। ये डीएसपी सीबी ड्रेक जिसके मातहत में नए थाने का चार्ज लेने गया था ज़रा ज़्यादा ही सख्त मिजाज मालूम होता था। मैं जब इसके दफ्तर में पेश हुआ तो मुझे मालूम था कि वो मुझे क्या लेक्चर देगा। मैं इस वक्त तक ऐसे 4 लेक्चर सुन चुका था। ये 5वां थाना था जिसका मैं चार्ज लेने गया था और ये 5वां डीएसपी था जिसका मैंने लेक्चर सुनना था और बार बार ठीक है, बहुत अच्छा साहब बहादुर, जी हुजूर ऐसे ही कहते रहना था जिस तरह मुशायरे में शायर एक दूसरे को दाद दिया करते हैं। और मैंने इसके सामने अटेंशन खड़े रहना था लेकिन इसने मुझे अपने सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं बैठ गया तो उसने मेरी तवक्को के खिलाफ इस किस्म का कोई लेक्चर न दिया जो डीएसपी नए थानेदार को दिया करते थे। इसकी बजाय उसने एक केस मेरे आगे रख दिया जो पहले उसने मुझे ज़बानी सुनाया। इसे आप केस कहें, इंक्वायरी कहें या तफ्तीश कह लें, मैं इस वक्त फैसला ना कर सका कि इसे क्या कहूँ। बात यह थी कि मैं जिस थाने का चार्ज लेने आया था उसका पहला एसएचओ रहसनी की एक वारदात की तफ्तीश कर रहा था। उसने एक मुश्तबा को थाने में तलब कर लिया। अगली सुबह इस मुश्तबा की लाश कस्बे से तकरीबन 1 मील दूर वीरान इलाके में पड़ी हुई पाई गई थी। लेकिन ऐसा कोई सबूत मौजूद न था, न कोई शहादत थी कि मकतूल को थाने बुलाया गया था। ये इल्ज़ाम मकतूल के बाप ने थानेदार पर लगाया था कि उसने उसके बेटे पर थाने में इतना तशद्दुद किया कि वो मर गया। तुम्हारी सर्विस बहुत हो गई है, डीएसपी ने अपने लहजे में उर्दू बोलते हुए कहा। तुम्हें मालूम होगा कि इस शिकायत की तहकीकात होनी चाहिए लेकिन तुम इसकी तफ्तीश करोगे जिस तरह कत्ल की वारदात की तफ्तीश की जाती है। एसएचओ कहाँ है? मैंने पूछा। वो लाइन हाजिर है, डीएसपी ड्रेक ने जवाब दिया। वो मुअत्तल है। उसके साथ एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को भी हमने मुअत्तल कर दिया है। शिकायत इन तीनों के खिलाफ मिली है। इस डीएसपी के साथ मेरी जो गुफ्तगू हुई थी वो तो बड़ी लंबी है। मैं असल वक़्वा इख्तिसार से सुनाता हूँ। थाने वाले कस्बे का एक हिंदू आरती जो साहूकारा भी करता था
यानी सूद पर कर्ज भी देता था। देहाती इलाकों में वसूलियों के लिए गया था। वो वापस आ रहा था तो शाम हो गई। कस्बे से तकरीबन मील दूर था तो अंधेरा हो गया। वो इलाका वीरान था। दो आदमियों ने उसे रोक लिया और लंबे लंबे चाकू दिखाकर इससे वो सारी रकम ले ली जो उसने मुख्तलिफ आदमियों से वसूल की थी। वहां से वो घर जाने की बजाय थाने में गया और रहजनी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थानेदार ने तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान जिले के डिप्टी कमिश्नर को, जो अंग्रेज था, एक दरखास्त मिली कि दरखास्त दहिंदा के बेटे को इस वारदात की तफ्तीश में थाने बुलाया गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। अगले रोज सुबह सवेरे उसे इत्तला मिली कि उसके बेटे की लाश कस्बे से थोड़ी ही दूर पड़ी पाई गई है। थानेदार ने तफ्तीश शुरू कर दी। दरखास्त में लिखा था कि मकतूल के बाप ने थानेदार से कहा कि इसे रात को थाने बुलाया गया था, तो थानेदार ने इसकी पिटाई कर दी और इसे डराया धमकाया कि वो ऐसी फजूल बात फिर कभी मुंह से ना निकाले, वरना इसे पुलिस पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसने दरखास्त में लिखवाया था कि उसका बेटा पुलिस के तशद्दुद से मारा गया है और इस बात पर करें कि मकतूल का बाप गरीब आदमी था और वो ज़ाती मुलाजमत और मेहनत मजदूरी करता था। इसकी कोई सोशल हैसियत नहीं थी। आज के सोशल ऑर्डर के मुताबिक वो कीड़ा मकोड़ा था। ऐसे कीड़े पाँव के नीचे आकर कुछ ले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने उसकी दरखास्त पर फौरी तौर पर अमल किया और दरखास्त एसपी को भिजवा दी। एसपी ने अपने हुक्म के साथ दरखास्त मुतालिका डीएसपी को भिजवा दी। डीएसपी ने यह नहीं किया कि दरखास्त मुतालिका थानेदार को भिजवा देता और थानेदार जो भी जवाब देता इसे कबूल कर लिया जाता। डीएसपी खुद अचानक कस्बे के थाने में जा पहुंचा और इस वारदात की फाइल अपने कब्जे में ले ली जो कत्ल की थी और देखा कि थानेदार ने क्या कार्रवाई की है। फिर उसने दरखास्त देने वाले को बुलाया, उसका बयान लिया और उसने थानेदार, एएसआई और 2-3 कांस्टेबलों के बयान लिए। ऐसी कोई शहादत नहीं मिली कि मकतूल को थाने बुलाया गया था, लेकिन डीएसपी को शक हो गया कि इल्ज़ाम गलत नहीं। इसकी राय पर थानेदार, डीएसपी और एक हेड कांस्टेबल को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया और ये नज़ला मुझ पर गिरा कि मैं इस थाने का चार्ज लूँ और तफ्तीश करूँ कि ये शिकायत कहाँ तक सही है। मुझे डीएसपी ने यह भी बताया कि मुअत्तल शुदा थानेदार, एएसआई और हेड कांस्टेबल ने बयान दिए हैं कि मकतूल को उस रात थाने में तलब किया ही नहीं गया था। हो सकता है कि मकतूल को किसी और ने कत्ल किया हो। डीएसपी ने कहा, ये मालूम करना तुम्हारा काम है। ऐसी वारदातें तो होती ही रहती थीं, लेकिन मैं इस अंग्रेज डीएसपी के रवैये और अंदाज पर हैरान हुआ। मुझे कुछ ऐसा शक हुआ जैसे वो मुझे किसी ऐसे चक्कर में डाल रहा हो जिसमें वो खुद फंसा हुआ था। मैं इसे सिर्फ हुक्म और हिदायत ले सकता था, इससे कोई फालतू बात नहीं पूछ सकता था। एक तो वो अंग्रेज था और दूसरे ये कि वो मेरा अफसर आला था। उसने मुझे जो फाइल और कागजात दिए वो मैं लेकर आ गया। मैं इस नए थाने में गया। वहाँ नया एएसआई पहुँच गया था। वो सिख था। नाम संगल सिंह सिद्धू था। पुराना थानेदार, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और हेड कांस्टेबल जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया था, तीनों हिंदू थे। इस थाने में एक सीनियर एएसआई भी था, लेकिन वो 3 महीनों से गैर हाजिर था क्योंकि वो बीमार हो गया था और अस्पताल में रहा था। उसका ऑपरेशन भी हुआ था। इसके बाद डॉक्टर ने उसे मुकम्मल आराम के लिए 1.5 माह की छुट्टी दे दी थी। सबसे पहले मैंने थाने के तमाम अफराद को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि मैं क्या हूँ और अपने मातहतों से मैं क्या तवक्को रखता हूँ। मैंने डिसिप्लिन पर जोर दिया और गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल के मुहावरे को जहन में रखकर सब पर खूब रोब जमाया और ये जाहिर किया कि मैं ज़रा बदमाश किस्म का थानेदार हूँ। अब बताओ, मैंने पूछा। जीरे को उस रात थाने में बुलाया गया था? इनमें से किसी ने भी जवाब न दिया। मैं इनकी तरफ देखता रहा। सबसे पहले एक हेड कांस्टेबल बोला, अगर 10-11 बजे के बाद बुलाया गया हो तो मुझे मालूम नहीं। उसने कहा, मैं सो गया था। इसके बाद सबने कह दिया कि इन्हें मालूम नहीं। तकरीबन सब ने कहा कि जीरे को आधी रात के बाद बुलाया गया होगा। इस वक्त सब सो गए थे। मैंने परेड को डिसमिस कर दी और फिर एक एक को अपने पास बिठाया और यही सवाल पूछा। सुराग रसानी के अंदाज से चिरा की बहुत मगज खपाया, लेकिन इन सब ने मुझे यकीन दिला दिया कि जीरे को उस रात थाने में नहीं बुलाया गया था। सिर्फ ये पता चला कि इसे कत्ल होने से पहले 2 मरतबा दिन के वक्त इसी वारदात की तफ्तीश में बुलाया गया था
और इसे बहुत जल्दी वापस भेज दिया गया था। ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इसे बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश किया गया था या इसे वैसे ही बुलाया गया था। ये भी मालूम ना हो सका कि इसे किस वारदात की तफ्तीश में बुलाया गया था। मैंने ये फैसला किया कि पुलिस के इन तीनों आदमियों के साथ बात करूं जिन्हें मुअत्तल किया गया था। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर चला गया और फिर पुलिस लाइन्स में गया। सबसे पहले मुअत्तलशुदा सब इंस्पेक्टर से मिला। मैं इसे सरकारी तौर पर मिल रहा था क्योंकि मैं तफ्तीश कर रहा था, लेकिन मैंने इसके साथ दोस्तों की तरह बात की और उसे कहा कि वो मुझे सही बात बता दे और मैं इसे बचाने की सूरत पैदा कर लूँगा। जिस तरह फौजी अपने साथी फौजी की मदद करता है, इसी तरह पुलिस वाले भी एक दूसरे के काम आते हैं। ये रिवाज बहुत पुराना है। मैं इस हिंदू सब इंस्पेक्टर की मदद करना चाहता था या नहीं, ये एक अलग बात है। मैंने इसे तासुर यही दिया कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझ पर एतबार करेगा, लेकिन वो पक्का हिंदू था जो किसी मुसलमान पर एतबार करना अपने मज़हब के खिलाफ समझता था। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसने मकतूल को थाने में तलब किया ही नहीं था। उसने कुछ इस किस्म की कहानी सुना दी कि वो बड़ा सख्त थानेदार है और चूंकि वो किसी की ज़रा सी भी गलती माफ़ नहीं करता, इसलिए कस्बे के बाद शहरियों ने उसके खिलाफ ये केस बना दिया है। राय जी, मैंने कहा, मेरी हमदर्दी और दिलचस्पी तो तुम्हारे साथ है। मुझे इन शहरियों के नाम पते बता दो, मैं इनके बयान नहीं लूँगा। ये मालूम कर लूँगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ दुश्मनी की है। मैं इनको एतमाद में ले लूँगा, फिर हम देखते हैं कि इन्हें कहाँ तक पहुँचाते हैं। ये काम न करना, उसने कहा, इनके हाथ बड़े लंबे हैं, तुम भी गड़े जाओगे। मैंने इसे अपने असर में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस शख्स ने मेरी कोई भी तरकीब कामयाब न होने दी। मैं इसे पहले से जानता था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये कैसा आदमी है। इसने जो बातें मुझे सुनाई, इनसे मैं मुतासिर हो गया। मुझे ये यकीन सा होने लगा कि ये सब इंस्पेक्टर जिसका नाम राय बर्मन था बेगुनाह है। इसके बाद मैं मुअत्तलशुदा एएसआई से मिला। उसने भी सब इंस्पेक्टर राय बर्मन जैसी बातें की। उसका बयान राय बर्मन से मिलता था। मैंने इससे वही सवाल पूछे जो राय बर्मन से पूछे थे। इसने तकरीबन वही जवाब दिए जो राय बर्मन ने दिए थे। उसका बयान भी यही था कि मकतूल को थाने बुलाया ही नहीं गया था। फिर मैं हेड कांस्टेबल से मिला। वो भी हिंदू था। मुझे उम्मीद थी कि वो असल बात उगल देगा। चूँकि वो कम ओहदे का आदमी था, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसी बातें की कि इसे बहुत ही अहमियत दी, लेकिन उसने भी साफ इनकार कर दिया और आखिर तक इनकार ही करता रहा। उसने भी यही साबित करने की कोशिश की कि शहर के कुछ लोगों ने राय बर्मन के खिलाफ दुश्मनी रखी हुई थी और इन लोगों ने मकतूल के कत्ल को ये रंग दे दिया है कि इसे थाने बुलाया गया था और इस पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो मर गया और इसकी लाश उठवाकर शहर से बाहर फेंक दी गई। वहाँ मैं ये तासुर लेकर वापस आया कि मकतूल को थाने नहीं बुलाया गया था। तीनों ने ये तस्लीम किया कि इसे दिन के वक्त 2 मरतबा थाने तलब किया गया था और इसकी वजह यह थी कि जो हिंदू साहूकार रहसनी का शिकार हुआ था, उसने कहा था कि उसे जीरे पर शक है। शक की वजह यह बताई कि जीरा इस हिंदू की आड़त की दुकान में मुलाजिम था। सब इंस्पेक्टर राय बर्मन ने कहा कि जीरे पर सेठ ने बिला वजह शक किया था। अगर दुकान में चोरी हुई होती तो मुलाजिम पर शक कोई वजन भी रखता था। इन तीनों ने अपने खिलाफ जीरे के कत्ल का इल्ज़ाम गलत साबित कर दिया था और मैंने इनके दलाइल को और इनकी पेश की हुई वाक़याती शहादत को कबूल कर लिया। लेकिन मैंने ये भी ज़हन में रखा कि ये तीनों पुलिस ऑफिसर हैं और तजुर्बेकार भी। वो जिरा करके दूसरों को लाजवाब करने और अपने ऊपर जिरा करने वाले को मुतमईन करने का तजुर्बा रखते थे। मेरी नज़र में अभी ये तीनों मुश्तबा थे। मैंने ये सबूत तलाश करना था कि इन तीनों के बयान सही हैं। सब इंस्पेक्टर राय बर्मन ने मुझे एक बात बताई थी जिसकी मैंने तस्दीक करनी थी। उसने कहा था कि डीएसपी ड्रेक मकतूल के बाप की दरख्वास्त पर खुद थाने में आया था। उसने मकतूल के बाप का बयान अलग बिठा कर लिया था, फिर मकतूल की बीवी का भी बयान लिया था। मलिक साहब, सब इंस्पेक्टर बर्मन ने कहा था, मुझे पता चला था कि मकतूल की बीवी ने डीएसपी को बयान दिया है कि मकतूल को थाने नहीं बुलाया गया था। इसे शाम के खाने के बाद कोई बुलाने आया था और वो मुझे बताकर गया था कि वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। मेरी एक कमज़ोरी ये थी कि मैं इस कस्बे और इस इलाके में अजनबी था। यहाँ के किसी भी आदमी को नहीं जानता था। इस इलाके के सरकारी अफराद, नंबरदार, झेलदार वगैरह की जहनियत से भी मुझे वाकफियत नहीं थी। ये लोग होते तो जी हुजूरी करते थे, लेकिन इनमें से बास खुशामद चापलूसी में ही धोखा दे जाते थे। मैं इस कमज़ोरी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना भी जानता था।
جب علاقے کے تھانے میں نیا تھانے دار آتا تھا تو یہ لوگ اس کے حضور حاضری دیتے اور چاپلوسی کی مسمرزم چلاتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی چلتا ہے۔ میں جب اس تھانے میں آیا تو یہ سلسلہ میرے ساتھ بھی چل پڑا، جو میرے لیے عجیب یا نیا نہیں تھا۔ اگر میں آپ کو یہی سنانے لگوں کہ یہ چاپلوس لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور کس انداز سے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کس طرح زہر اگلتے ہیں اور حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ عوام الناس کے لیے بڑا ہی دلچسپ مضمون ہوگا۔ ان میں بعض اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ بڑے ہی چالاک اور ہوشیار پولیس آفیسر پر اپنا جادو چلا لیتے ہیں۔ پاکستان کے درپردہ حکمران ایسے ہی چاپلوس اور خوشامدی لوگ ہیں۔ میں آپ کو کوئی اور کہانی سنا رہا ہوں، اس لیے اس موضوع کو یہیں رہنے دیتا ہوں۔ اس قبیل کے افراد میں ایک تو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، جن میں اس وقت نمبردار، ذیلدار، سفید پوش، انعام خور اور چوکیدار ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ خود ساختہ مخبر تھے، جن میں معززین بھی شامل تھے۔ قصبوں اور شہروں کے بعض لوگ چھوٹے اور بڑے تھانے دار کو دوست بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ان میں بعض کا طرز زندگی ایسا تھا کہ پولیس کی دوستی ان کی ضرورت تھی۔ ان میں ایک نسل اور بھی تھی جنہیں میں شریف قسم کے بدماش کہا کرتا تھا۔ یہ جب باری باری میرے پاس آئے اور فرشی سلام کر کے اپنا اپنا تعارف کرانے لگے تو میں نے نوٹ کیا کہ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں کہ میں مستقل طور پر اس تھانے میں آیا ہوں یا صرف انکوائری کے لیے آیا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں تھانے کا انچارج لے چکا ہوں اور ASI بھی نیا آیا ہے۔ یہ سن کر ان کے انداز بالکل بدل گئے۔ ایسے ضمیر فروش آدمیوں کے ساتھ میرا رویہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ ان میں اپنے آپ کو جو معززین اور رئیس شہر سمجھتے تھے، انہیں میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھا کرتا تھا۔ لیکن اس قصبے کے جو معززین میرے پاس آئے، انہیں میں نے اتنی عزت اور اتنے احترام سے اپنے پاس بٹھایا کہ ان کا دماغ خراب کر دیا۔ یہ میری مسمرزم تھی جو میں نے ان پر چلائی تھی، کیونکہ میں نے ان سے افراد اور حالات کے متعلق صحیح معلومات لینی تھی۔ میں نے ان سے معطل شدہ بڑے اور چھوٹے تھانے دار اور ہیڈ کانسٹیبل کے متعلق بہت کچھ پوچھا، مقتول اور اس کے باپ کے متعلق پوچھا۔ ان میں سے کسی کے متعلق بھی کوئی غیر معمولی بات معلوم نہ ہوئی۔ سب انسپکٹر رائے برمن کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ رشوت خور اور عیاش تھا۔ اس کا ASI اسی کی لائن پر چلتا تھا اور مقتول کا نام نذیر احمد تھا اور جیرہ کہلاتا تھا۔ قتل ہونے تک وہ گمنام آدمی تھا۔ اس کی عمر 26 سال تھی اور 1 یا 1.5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ گمنام اس وجہ سے تھا کہ غریب آدمی تھا اور ایک ہندو آڑتی کی دکان پر ملازم تھا۔ جیرے کا باپ بھی محنت مزدوری کرنے والا غریب آدمی تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ جیرہ شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا تھا اور اسی محلے میں ایک مکان میں کرائے پر رہتا تھا۔ نہ جیرہ بدماش تھا، نہ اس کا باپ، نہ اس کے کسی بھائی کے خلاف کسی کو کوئی شکایت تھی۔ وہ مویشیوں کی طرح زندہ رہنے والے لوگ تھے جن کے 2 ہی کام ہوتے ہیں، پیٹ بھرنا اور بچے پیدا کرنا۔ جیرے کے متعلق کچھ رپورٹیں اس کے خلاف بھی ملیں جو دراصل اس کے ایک سالے کے خلاف تھیں، جس کی عمر جیرے سے 1.5-2 سال کم تھی۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اچھے چال چلن والا نہیں تھا، جوا وغیرہ بھی کھیل لیتا تھا۔ اس کے ساتھ جیرے کا رشتہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جیرے کا سالہ تھا، بلکہ ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ میرے نزدیک یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو جیرے یا اس کے باپ کے خلاف جاتی۔ یہ لوگ جنہیں میں نے پولیس کا پیشہ ور یا عادی خوشامدی کہا ہے، مجھے باری باری ملنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ شہر میں سب انسپکٹر رائے برمن کا کون ایسا دشمن ہے جس نے اس پر یہ الزام لگوایا اور جیرے کے باپ سے درخواست دلوائی ہے کہ رائے برمن نے جیرے پر تشدد کر کے اسے مارا ہے۔ مجھے اس سوال کا تسلی بخش جواب کسی سے بھی نہ ملا۔ ان لوگوں میں ہندو زیادہ تھے، 2 یا 3 مسلمان اور 2 سکھ تھے۔ باقاعدہ مخبروں سے بھی معلوم کیا، وہ بھی سب انسپکٹر رائے برمن کا کوئی دشمن نہ بتا سکے۔ اگر ایسا کوئی دشمن تھا تو اس کا سراغ مجھے خود ہی لگانا تھا۔ میں نے مقتول کے باپ کو تھانے بلایا۔ اسے جب میرے سامنے کھڑا کیا گیا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ خوف کے مارے اندر سے کانپ رہا ہے اور اسے سہارا نہ دیا گیا تو گر پڑے گا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ اس طرح فرش پر بیٹھ گیا کہ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی رہیں، جیسے اسے یہ خطرہ تھا کہ میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو اس کے چہرے پر خوف کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کرسی پر بٹھا رہا ہوں۔ 3-4 بار کہنے سے وہ کرسی پر بیٹھا۔ میں نے اس سے اتنا ہی پوچھا کہ تم نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی ہے کہ تمہارے بیٹے کو حضور مائی باپ۔ اس نے میری بات نہ سنی اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، رونے جیسی آواز میں کہنے لگا،
میں نے خود درخواست نہیں دی تھی، ملک عباس نے درخواست لکھی تھی اور اس پر میرا انگوٹھا لگوایا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ اس غریب آدمی کو سب انسپکٹر رائے برمن کے خلاف اعلی کار بنایا گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ملک عباس کون ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ملازم ہے۔ کیا تمہیں بتایا گیا تھا کہ درخواست میں کیا لکھا ہے؟ ہاں حضور، جیرے کے باپ نے جواب دیا۔ انہوں نے درخواست پڑھ کر سنائی تھی، میں نے خود درخواست نہیں دی تھی۔ اگر حضور حکم کریں تو میں درخواست واپس لے لوں گا۔ وہ بہت ہی ڈرا ہوا تھا، بڑی مشکل سے بات کرتا اور ہکلاتا تھا، جو خوف زدگی کی علامت تھی۔ میں نے اس کے ساتھ پیار اور شفقت سے بات کی اور اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مجھ سے نہ ڈرے۔ اس کے ساتھ اس طرح باتیں کی جیسے میں تھانے دار نہیں ہوں اور اس نے جو کچھ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے دل سے خوف اتار کر اسے کہا کہ وہ سب سے پہلے یہ بتائے کہ اسے یہ شک کس طرح ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کو تھانے بلایا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ آپ کو اپنا مائی باپ سمجھتا ہوں حضور، اس نے کہا۔ اگر کوئی بات فضول منہ سے نکل جائے تو معاف کر دینا۔ جیرا میرا بیٹا تھا حضور۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ سیٹھ پیارے لال نے اس پر چوری کا الزام لگایا ہے اور اسے تھانے بلایا گیا ہے۔ میں نے جیرے سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اسے تھانے بلایا گیا تھا اور دونوں بار تھانے دار نے اس سے پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ 1-2 دن سوچ لو، میں تمہیں پھر بلاؤں گا اور اگر تم نہ مانے تو بہت برا سلوک کروں گا۔ جیرا سیٹھ پیارے لال کی دکان پر ملازم تھا۔ میں سیٹھ کے پاس چلا گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا کہ میرا بیٹا چور نہیں اور آپ غریبوں پر یہ ظلم نہ کریں۔ آپ خود سیانے بیانے ہیں۔ مائی باپ غریب آدمی کو صرف اس لیے چور سمجھا جاتا ہے کہ وہ غریب ہے۔ میری منت سماجت پر سیٹھ نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرا مال پردے پردے میں مجھے دے دے اور ورنہ میں مقدمہ پولیس سے واپس نہیں لوں گا۔ میں نے پھر بھی اس کی منت کی اور اس کے پاؤں پر بھی ہاتھ رکھا، لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے جیرے سے پوچھا تو جیرا قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ چوری کہاں سے ہوئی تھی؟ میں جانتا تھا کہ یہ رہزنی کی واردات تھی، لیکن میں جیرے کے باپ سے پوچھنا چاہتا تھا، کیا سیٹھ کے گھر چوری ہوئی تھی یا دکان سے؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ یہ واردات تو سارے شہر میں مشہور ہو گئی تھی کہ سیٹھ وصولیوں کے لیے دیہات میں گیا تھا اور واپسی پر رات ہو گئی۔ 1 یا 2 آدمیوں نے اسے روک کر اس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے لیا۔ میرا بیٹا رہزن تو نہیں ہو سکتا حضور۔ پھر تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا کہ تمہارے بیٹے کو رات کو تھانے بلایا گیا تھا؟ میرے محلے کے ایک آدمی نے بتایا تھا، اس نے جواب دیا، اور اس آدمی کا نام بتا کر کہا کہ اس نے اسے ایک آدمی کے ساتھ تھانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جیرے کے گھر گیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم سے الگ رہتا ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ جیرا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسے معلوم نہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ گیا ہے تو اس نے بتایا کہ اسے کوئی بلانے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جیرے کو شاید تھانے بلایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تھانے میں اس کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے جس آدمی کا نام لیا تھا میں نے اسے تھانے بلوایا۔ اس کے آنے تک میں مقتول کے باپ سے تفتیش کرتا رہا۔ اسے پکا یقین تھا کہ اس کے بیٹے کو اس رات تھانے بلایا گیا تھا اور وہاں سے وہ واپس نہیں آیا۔ صبح سے اطلاع ملی کہ اس کے بیٹے کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے۔ وہ وہاں گیا اور اپنے بیٹے کی لاش دیکھی۔ سب انسپکٹر رائے برمن وہاں آ چکا تھا۔ اسے لاش کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ رائے برمن نے مقتول کے باپ، بیوی وغیرہ کو تھانے بلایا اور باپ سے پوچھنے لگا کہ مقتول کی ذاتی یا خاندانی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ باپ بہت ہی غمزدہ تھا۔ اس نے غم کی شدت میں کہہ دیا کہ رات کو اسے تھانے بلایا گیا تھا، اس کی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا حریف سیٹھ پیارے لال ہو سکتا تھا جو کہتا تھا کہ جیرے نے اسے لوٹا ہے۔ اگر تم نے یہ بات کسی اور کے سامنے کی تو میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، رائے برمن نے اسے کہا۔ میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ باپ نے پھر اپنا شک دوہرا دیا۔ رائے برمن نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ وہ کچھ دیر تک تو بے ہوش ہی پڑا رہا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے منہ پر پانی پھینکا گیا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈالا بھی گیا تھا۔ سیٹھ پیارے لال کو راستے میں روک کر تم نے لوٹا ہے، چھوٹے تھانے دار ASI نے اسے کہا۔ وہ پہلے اس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے مقتول کے باپ کو گالیاں دے کر رائے برمن سے کہا، رائے جی، اسے حوالات میں بند کر دو، یہ پکا ڈاکو ہے۔ اسے گھسیٹنے اور دھکے دینے لگے۔ ایک غریب آدمی پر جو دہشت طاری ہوئی ہوگی اس کا اندازہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ یہ شخص جس طرح میرے سامنے آ کر خوفزدہ ہوا تھا وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ وہ سب انسپکٹر رائے برمن کے قدموں میں گر پڑا، اسے اور زیادہ ڈرا دھمکا کر اور ذلیل و خوار کر کے۔
इस तसल्ली के साथ थाने से निकाल दिया गया कि इसके बेटे का कातिल मिल जाएगा। मकतूल की बीवी से भी पूछगछ की गई थी। मकतूल के बाप ने मुझे बताया कि मकतूल की बीवी को बहुत देर शाम तक थाने में रखा गया था। वो जब वापस आई थी तो क्या वो भी तुम्हारी तरह डरी हुई थी? मैंने उससे पूछा। नहीं, मकतूल के बाप ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया। वो डरी हुई नहीं थी। उसने मुझे कहा था कि जीरे को रात थाने नहीं बुलाया गया था। अब दरखास्त की बात सुनाओ। मैंने उसे कहा, मलिक अब्बास ने तुम्हारी दरखास्त क्यों लिखी थी? क्या तुमने उसे कहा था? ये ज़हन में रखें कि डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर ज़िले शहर में था, जो इस कस्बे से 27 मील दूर था। इस कस्बे के जो आदमी शहर में मुलाजिम थे, वो इतवार की छुट्टी की वजह से हफ्ते की शाम अपने घरों को आ जाया करते थे। मलिक अब्बास डिप्टी कमिश्नर का रीडर था। मकतूल के बाप ने मुझे बताया कि अगले रोज़ भी उसे थाने बुलाया गया। इसके बेटे की लाश को दफनाने के लिए निलाया जा चुका था। यह गरीब आदमी थाने गया तो इसे फिर डराया धमकाया गया और कहा गया कि कातिल का सुराग मिल गया है और वो अपनी ज़बान बंद रखे। उसने बेटे का जनाजा उठवाना था और वो पहले ही दहशत का मारा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर राय बर्मन से कहा कि उससे जनाजे के लिए घर जाने दिया जाए। उसे इजाज़त दे दी गई। उसका बेटा दफन हो गया। अगले रोज़ हफ्ता था। मलिक अब्बास इसी महल्ले का रहने वाला था और साहिब हैसियत और नेक सीरत आदमी था। मकतूल के बाप ने मुझे बताया कि मलिक अब्बास हफ्ते की शाम इतवार की छुट्टी लेकर घर आया तो फातिहा के लिए मकतूल के बाप के घर गया और ऐसे अल्फाज में हमदर्दी का इजहार किया कि गम के मारे हुए बाप पर थाने में जो तशद्दुद हुआ था वो इसने मलिक अब्बास को सुना दिया। मलिक अब्बास खामोशी से चला गया। दूसरे दिन मलिक अब्बास ने मकतूल के बाप को अपने घर बुलाया। वहाँ 2 और मोअज़्ज़िज़ आदमी बैठे हुए थे, वो भी मुसलमान थे। मलिक अब्बास ने एक दरख्वास्त मकतूल के बाप को पढ़कर सुनाई, जो इसकी तरफ से डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखी गई थी। मकतूल के बाप का इस पर अंगूठा लगवाया गया और दरख्वास्त मलिक अब्बास ने अपने पास रख ली। 4 दिन भी नहीं गुजरे थे कि मकतूल के बाप को थाने बुलाया गया। वहाँ डीएसपी ड्रेक आया हुआ था। उसने मकतूल के बाप का बयान लिया। बाप का बयान वही था जो उसने मुझे दिया था। डीएसपी ने जो कार्रवाई की वो मैं पहले सुना चुका हूँ। मैंने अब ये साबित करना था कि मकतूल थाने में तशद्दुद से हलाक हुआ है या ये कि ये इल्ज़ाम गलत है, कातिल कोई और है। इस सूरत में मुझे इस कातिल का सुराग लगाना था। मलिक अब्बास मेरे लिए एक अहम गवाह था। एक इसलिए कि वो डीसी का रीडर था, लिहाजा इन अमूर का उसे तजुर्बा था। दूसरे इसलिए कि उसने ये दरख्वास्त बिला सोचे समझे नहीं लिखी थी और वो बल्कि कुछ न कुछ शहादत देखी होगी। और तीसरी वजह उसकी अहमियत की ये थी कि वो मुसलमान था और नेक सीरत था, क्योंकि उसने एक गरीब और बेआसरा मुसलमान की मदद की थी। उसने हफ्ते की शाम को घर आना था। मुझे आज तक याद है, हफ्ते में अभी 4 दिन बाकी थे। मैंने उसे टेलीफोन किया और कहा कि वो आज ही शाम या कल सुबह मेरे पास आ जाए। मैं इसे तफ्तीश के लिए सरकारी तौर पर बुला रहा था। उसने कहा कि वो दफ्तरी कार्रवाई के मुताबिक कल सुबह आ जाएगा। मैं मकतूल के बाप से मज़ीद पूछगछ करता रहा और इस दौरान इस आदमी को थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल को भेज दिया, जिसने मकतूल जीरे को उस रात थाने में दाखिल होते हुए देखा था। इसी कांस्टेबल को कहा कि वो सेठ प्यारेलाल को भी थाने पहुंचने के लिए कहे और मकतूल की बीवी को अपने साथ लेता आए। मकतूल के बाप से मैंने मकतूल के साले के मुतालिक पूछा। मुझे बताया गया था कि वो अच्छे चाल चलन का आदमी नहीं और इसकी मकतूल के साथ गहरी दोस्ती थी। मकतूल के बाप ने कोई तसल्लीबख्श जवाब ना दिया। मैंने अपने अंदाज से मज़ीद कुरेदा तो उसने तस्लीम किया कि ये लड़का बदनाम है और जीरे के साथ उसकी दोस्ती थी। एक बात और बताओ, मैंने मकतूल के बाप से पूछा। जीरे की बीवी की तो किसी और के साथ दोस्ती नहीं थी। वो चुप रहा और परेशान सा होकर इधर उधर देखने लगा। ये ना समझना कि मैं तुम्हें गरीब आदमी समझकर तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हो सकता है कि तुम्हारे बेटे को किसी और ने कत्ल किया हो और इसमें इसकी बीवी का भी हाथ हो। जीरा शादी करके तुमसे अलग क्यों हो गया था? बीवी ने इसे अलग कराया था, उसने जवाब दिया। मेरी बीवी के साथ ये लड़की बहुत लड़ती झगड़ती थी। शौकीन लड़की है, जवानी का नशा है हुजूर, अपनी और हमारी हैसियत नहीं देखती। इसका भाई भी शौकीन है, कामकाज तो कोई करता नहीं लेकिन कपड़े अच्छे भले पहनता है। जीरे की बीवी के चाल चलन के बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया, कभी कोई ऐसी बात सुनी नहीं। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि मेरे बेटे ने इसी के कहने पर अलग मकान किराए पर ले लिया था। मैं ये तहकीकात इसलिए भी कर रहा था कि जीरे का कातिल कोई और भी हो सकता था और उसका बाइस भी कुछ और होगा। मैंने जिन्हें थाने बुलाया था वो आ गए थे।
سب سے پہلے سیٹھ پیارے لال کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ رہزنی کا شکار کس طرح ہوا تھا اور اس کا کتنا مال گیا ہے۔ اس نے جو تفصیل سنائی وہ میں نے اس تفصیل کے ساتھ ملائی جو اس کیس کی فائل میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ بالکل صحیح تھی۔ رقم کے علاوہ سونے کی ایک انگوٹھی، 2 جھمکے اور سونے کے 2 کڑے تھے۔ یہ زیورات ایک دیہاتی نے اس کے پاس گروی رکھے اور کچھ رقم سود پر قرض لی تھی۔ رقم اور زیورات کپڑے کی ایک تھیلی میں تھے جو رہزنوں نے چھین لی تھی۔ میں نے اس واردات کی تفتیش کی فائل کا ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق کچھ بتا دوں، اس میں کسی بھی مشتبہ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، جیرے کا بھی نام نہیں تھا، کچھ ضمنی باتیں تحریر کی ہوئی تھیں، ان سے کوئی شک پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لالا جی، میں نے سیٹھ سے کہا، یہ تو صاف بات ہے کہ آپ کی دلچسپی صرف یہ ہے کہ آپ کا چور پکڑا جائے اور آپ کو آپ کا مال مل جائے۔ ہاں جناب، اس نے ہندوؤں کے خاص انداز سے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پہلے تھانے دار تو کچھ بھی نہ کر سکے، اس تھانے دار نے تو سارا معاملہ ہی چوپٹ کر دیا ہے لالا جی، میں نے کہا۔ آپ کا جو چور تھا اسے تھانے بلا کر جان سے ہی مار دیا۔ میں نے سیٹھ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر جو تبدیلی آئی تھی اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کی لاش تو کہیں اور سے ملی تھی سرکار، سیٹھ پیارے لال نے کہا۔ ان چکروں میں آپ نہ پڑیں لالا جی، میں نے کہا۔ میں آپ کا مال برآمد کرانے کی کوشش میں ہوں، کوئی مرے یا جیے، میں آپ کا مال برآمد کر کے آپ کی جھولی میں ڈالوں گا۔ سیٹھ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ ہندو سیٹھ ہو، کروڑ پتی ہو اور وہ ہوتا بنیا ہی ہے، پیسے کی خاطر اپنے بیوی بچوں تک کو قربان کر دیتا ہے۔ پیسہ اور ذاتی مفاد اس کا مذہب ہے۔ اس زمانے میں بھی ہندو کی یہی ذہنیت تھی جب اس کی بغل میں چھری تھی، اور آج بھی اس کی ذہنیت وہی ہے جب اس کی بغل میں اگنی میزائل اور ایٹم بم ہے۔ میں نے سیٹھ پیارے لال کی دکھتی رگ میں ہاتھ دے دیا۔ اگر آپ تھانے دار رائے برمن کی مٹھی گرم کر دیتے تو وہ چور کو پکڑنے میں دن رات ایک کر دیتا، میں نے ایک شک کی بنا پر کہا۔ اس نے آپ کو ضرور اشارہ دیا تھا؟ چھوٹے تھانے دار نے صاف اشارہ دیا تھا، اس نے کہا۔ میں نے 100 روپیہ بڑے تھانے دار کو اور 50 روپے چھوٹے تھانے دار کو 25 روپے حوالدار کو دیے تھے، اس نے 1-2 سیکنڈ چپ رہ کر کہا۔ اگر آپ میرا مال برآمد کر دیں تو؟ نہ لالا جی، میں نے اسے آگے بولنے نہ دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ رقمیں پہلے انہی لوگوں کو دی تھیں یا بعد میں؟ پہلے دن نہیں، اس نے جواب دیا، 7-8 دن بعد۔ ذرا سوچ کر بتائیں، میں نے پوچھا۔ جس روز جیرے کی لاش ملی تھی اس سے کتنے دن پہلے ان لوگوں نے آپ سے پیسے مانگے تھے؟ 1 روز پہلے، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے تو اس سے دگنی رقم مانگی تھی۔ آخر سودا اس رقم پر ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی شراب کی 2 بوتلیں بھی میں نے انہیں دی تھیں۔ 100 روپیہ، 50 اور 25 روپے، اس وقت کی خاصی زیادہ رقمیں تھیں۔ رائے برمن نے آپ کو تسلی تو دی ہوگی کہ وہ بہت جلد مال برآمد کرا دے گا؟ اس نے تو پکا وعدہ کیا تھا کہ کل تک ملزم حوالات میں ہوگا، اس نے کہا۔ کیا آپ کو جیرے پر پکا شک تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس سے پہلے کبھی اس نے چوری کی تھی؟ وہ آپ کا ملازم تھا؟ میں نے ذرا سوچ کر کہا۔ لالا جی مہاراج، اگر آپ کو اپنا مال واپس چاہیے تو سچ بولنا، میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ اگر جھوٹ موٹ سے مجھے نچانے کی کوشش کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کچھ ایسی ہی اور باتوں سے سیٹھ کو ڈرایا۔ ہندو بڑی ہی مکار اور عیار قوم ہے۔ میرے ڈرانے اور اسے یہ لالچ دینے کا کہ اس کا مال مل جائے گا وہ کچھ سچی باتیں کرنے لگا۔ میں نے رائے برمن کو تو یہی کہا تھا کہ مجھے جیرے پر پکا شک ہے، اس نے کہا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ شک پکا ہوتا ہے یا نہیں؟ جیرے نے پہلے کبھی چوری نہیں کی تھی، میں نے اس پر شک اس بنا پر کیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ میں وصولیوں کے لیے فلاں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ میں نے جیرے کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے واپسی میں اتنی دیر ہو جائے کہ سورج غروب ہو جائے، تم یوں کرنا کہ شام کو نالے کے پار پرانے کنویں کے پاس آ جانا، میں اسی راستے سے واپس آؤں گا۔ میں نے بعد میں نالے کے پار پرانے کنویں کا علاقہ دیکھا تھا، یہ برساتی نالا تھا جو ان دنوں خشک پڑا تھا۔ پرانا کنواں 1 صدی یا اس سے بھی زیادہ پرانا اور ویران ہو چکا تھا، اس میں پانی نہیں کیچڑ تھا۔ قصبے سے یہ 1 میل سے زیادہ فاصلے پر تھا۔ ارد گرد کا علاقہ کٹا پٹا تھا، اس علاقے میں کوئی گاؤں نہیں، قصبے کو آنے والا ایک راستہ وہیں سے گزرتا تھا۔ سیٹھ پیارے لال نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے ایک گاؤں میں دیر ہو گئی، اس کے پاس کرائے پر لی ہوئی گھوڑی تھی۔ وہ جب پرانے کنویں والے علاقے میں پہنچا تو جیرا وہاں نہیں تھا،
उसने जीरे को आवाज़ें दी। अंधेरा गहरा हो गया था। सेठ जब नाले में आया तो अचानक 2 आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। सेठ समझा कि ये जीरा है जो अपने किसी दोस्त को साथ लाया है। जीरे को उसने अपनी हिफाजत के लिए बुलाया था। तुम यहाँ खड़े हो? सेठ ने बड़े रौब से कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि सूरज गुरूब हो जाए तो पुराने कुएं पर आ जाना। ये थैली हमारे हवाले कर दो, एक आदमी ने उसे कहा, और अपनी जान बचाओ। सेठ ने मुझे बताया कि इन दोनों के चेहरे साफों से लिपटे हुए थे। अंधेरे की वजह से भी इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल था। सेठ ने इनके आगे हाथ जोड़े और रोया भी। रहज़नों ने इस पर रहम न किया और चाकू दिखाकर इससे थैली ले ली। इसके कुर्ते की जेब की तलाशी लेकर जो पैसे जेब में थे वो भी निकाल लिए। मैंने इनकी मिन्नतें की थीं, सेठ ने मुझे बताया, और उन्होंने मेरे साथ बातें की थीं। क्या बातें की थीं? ज़्यादा नहीं, सेठ ने जवाब दिया। वो यही कहते रहे कि जान से मार देंगे, घोड़ी भी ले लेंगे, तुम सूदखोर गरीबों का खून चूसते हो। इनमें से एक की आवाज़ जीरे जैसी थी। हुजूर, जीरे पर मुझे शक होना ही था। इसे मालूम था कि मेरी वापसी पर अंधेरा हो जाएगा। अगर मुझे जीरे ने नहीं लूटा तो उसने अपने 2 आदमी मुझे लूटने के लिए भेज दिए। मैंने उसकी आवाज़ भी पहचानी थी। वहाँ से आप सीधे थाने गए? थाने तो मैं बाद में गया था, उसने जवाब दिया। पहले मैं जीरे के घर गया। वो घर नहीं था। उसकी बीवी ने बताया कि वो शाम को बाहर चला गया था और अभी वापस नहीं आया। मैं थाने चला गया। वहाँ न बड़ा थानेदार था न छोटा थानेदार था। एक हवलदार ने मेरी रिपोर्ट लिखी और मुझे कहा कि सुबह होते ही तफ्तीश शुरू हो जाएगी। मैंने बहुत जोर दिया कि मुझे बड़े थानेदार से मिलवा दो, लेकिन हवलदार मुझे तसल्लियाँ देता रहा। मैंने खुद ही बड़े थानेदार के घर चला गया। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला। मैंने उसे कहा कि थानेदार से मिलना है। उसने कहा कि थानेदार साहब बीमार हैं और सो गए हैं। थानेदार की बीमारी और उसके सो जाने के मुतालिक मैंने बाद में असलियत मालूम की थी, वो मैं यहीं बता देता हूँ। मैंने मालूम कर लिया था कि वो जो आदमी राय बर्मन के घर से निकला था वो कौन सा कांस्टेबल था। उसने मुझे बता दिया था कि राय बर्मन और उसका एएसआई शराब के नशे में बदमस्त थे। कस्बे के 2 मोअज़्ज़िज़ किस्म के बदमाश भी वहाँ मौजूद थे और ताश की बाजी लगी हुई थी। ये भी पता चला कि राय बर्मन और एएसआई का मकान मोअज़्ज़िज़ किस्म के जुएबाजों के अड्डे बने हुए थे। अगर राय बर्मन होश में होता और उसे अपनी ड्यूटी का पास होता तो वो इसी वक्त सेठ का बयान लेता। सेठ उसे बताता कि उसे अपने मुलाजिम पर शक है और उसका मुलाजिम अपने घर से गैर हाजिर है, तो राय बर्मन इसी वक्त जीरे के घर छापा मारता। फिर वो जाए वारदात पर जाता और खुरे महफूज कर लेता। इस तरह सुबह तक जीरा पकड़ा जाता या ये साबित हो जाता कि जीरा बेगुनाह है। मुझे दूसरे ज़राए से पक्की खबर मिल गई थी कि राय बर्मन ने अपने थाने के इलाके को अपनी रियासत बना रखा था और अपने थाने के तमाम अमले को खुली छुट्टी दे रखी थी। तमाम बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े जमींदारों और शहर के असर व रसूख वाले अफराद के साथ उसने बड़े अच्छे ताल्लुकात बना रखे थे। उसका कमाल ये भी था कि जुराइम पर भी उसने कंट्रोल रखा हुआ था। उसके पास इकबाल जुर्म कराने का तरीका ईज़र आसानी था, लेकिन ये तमाम मालूमात हासिल होने के बावजूद ये साबित करना मेरे लिए आसान नहीं था कि जीरा उसके तशद्दुद से हलाक हुआ है, और ये साबित करना भी आसान नहीं था कि इसे किसी और ने कत्ल किया है। मेरे जहन में एक शक डर आया। वो ये था कि रहसनों में एक जीरा था और दूसरा उसका कोई दोस्त था। दोनों ने रहसनी की वारदात की और माल की तकसीम पर इनका झगड़ा हुआ। जीरे का साथी पेशावर रहसन या डकैत होगा, उसने जीरे का पत्ता ही काट दिया। जीरे की लाश जिस जगह पड़ी हुई पाई गई थी वो जगह रहसनी की जाए वारदात से बहुत दूर, यानी कस्बे के दूसरी तरफ थी। यहाँ मुनासिब लगता है कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तफसील सुनाऊं। मकतूल के सर पर ज़रब लगी थी, लेकिन ये ज़रब लाठी या डंडे वगैरह की नहीं थी और ये ज़ख्म भी नहीं था। इससे दिमाग को ऐसी ज़रब पड़ी कि दिमाग से खून जारी हुआ, जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। इत्तेफाक से पोस्टमार्टम करने वाला सरकारी डॉक्टर ईसाई था। अगर वह हिंदू होता तो राय बर्मन इसे भी अपना दोस्त बना लेता और डॉक्टर उसकी मर्जी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखता। इस वक्त ईसाई अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह और हमें अपनी रियासत समझा करते थे। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उसने राय बर्मन, अगर वो कत्ल का मुलजिम था, तो इसकी कोई मदद न की। मैं इसके पास चला गया था। उसने मुझे वाज़े अल्फाज में पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझाई थी। इस दौर में पोस्टमार्टम इतनी बारीकी से किया जाता था जैसे लाश का एक एक बाल चेक किया गया हो। इस ईसाई डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा भी था और मुझे बताया भी था कि लाश के टखनों के करीब दोनों टांगों पर
इस किस्म के बड़े साफ निशान थे, जैसे रस्सी से पाँव बांधे गए हों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैदे की कैफियत ये लिखी गई थी कि मैदे में जो ग़िज़ा थी वो अभी हज़म होना शुरू नहीं हुई थी और ग़िज़ा की खासी मिकदार खुराक की नाली में हलक तक वापस आई हुई थी। इसके अलावा दिमाग से जो खून निकला था वो दिमाग में ही, यानी कि खोपड़ी के अंदर ही जमा होकर जमता रहा। थोड़ी सी मिकदार नाक में आई थी। मैं आपका इम्तहान लेना चाहता हूँ, डॉक्टर फ्रांसिस ने हंसते हुए मुझसे पूछा। इससे आप क्या समझे हैं? मरने से पहले मकतूल को उल्टा लटकाया गया था, मैंने जवाब दिया, और मेरा ख्याल है कि उल्टा लटकाने से पहले इसके सर पर ज़रबें लगाई गईं। मेरा ख्याल कुछ और है, डॉक्टर फ्रांसिस ने कहा। सर की ज़रब जिस किस्म की थी, इससे मैंने ये राय कायम की है कि मकतूल को पाँव से बांधकर उल्टा लटकाया गया और इसे ऊंचा ले गए। रस्सी टूट गई होगी, या कातिलों के हाथ से रस्सी छूट गई होगी, या उन्होंने दानिस्ता रस्सी छोड़ दी होगी जिससे मकतूल सर के बल गिरा। नीचे पक्का फर्श था, या कोई बड़ा पत्थर होगा जिससे दिमाग मजरूह हुआ। अब डिटेक्शन आपका काम है। मैंने आपको बड़ा वाज़ेह सुराग या इशारा दे दिया है। मैं सेठ प्यारेलाल के बयान पर था और दूसरी बातें शुरू कर दी। सेठ ने मुझे बताया कि अगले रोज़ वो राय बर्मन से थाने में जाकर मिला और उसे सारी वारदात सुनाई और जीरे पर शक का इजहार किया। लेकिन ये सिर्फ शक था। राय बर्मन ने जो कार्रवाई की वो पहले सुना चुका हूँ। सेठ से जो रिश्वत ली गई वो भी सुना चुका हूँ। अब मैं अपने दिमाग पर जोर देने लगा कि मकतूल किस तरह और कहाँ कत्ल हुआ। ये बात साफ हो गई थी कि मकतूल को वहाँ कत्ल नहीं किया गया था जहाँ इसकी लाश पड़ी थी। मैंने वो जगह जाकर देखी। वहाँ कोई दरख्त नहीं था जिसके साथ मकतूल को उल्टा लटकाया गया होता। इर्द गिर्द कमोबेश 40-50 कदम दूर कुछ दरख्त थे। मैंने इतनी मेहनत की कि इन दरख्तों के नीचे गया, ऊपर भी देखा। मुझे कोई दरख्त या ऐसा निशान नजर नहीं आया जिससे पता चलता कि मकतूल को यहाँ लटकाया गया है और सर के बल गिराया गया है। यही नजर आता था कि मकतूल की मौत इसी तरीके से कहीं और वाक़ हुई और उसकी लाश इस जगह ले जाकर फेंक दी गई जहाँ ये पड़ी हुई मिली थी। अचानक मुझे एक ख्याल आया। ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि थानों में मुलजिमों और मुश्तबों पर पुलिस पहले रोज़ से ही तशद्दुद करती आई है। बाज़ थानों में अलग कमरे बने हुए होते हैं जहाँ मुलजिमों से तफ्तीश की जाती है। ये दरअसल टॉर्चर रूम होते हैं जिन्हें टीवी के एक ड्रामे में ड्राइंग रूम कहा गया था, और बाज़ थानों में थानेदार कोई सा कमरा इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस थाने के एक पुराने हेड कांस्टेबल से पूछा कि इस मतलब के लिए यहाँ कौन सा कमरा इस्तेमाल होता है। हेड कांस्टेबल मुझे थाने के पिछवाड़े एक कमरे में ले गया। मैंने अंदर जाते ही सबसे पहले ऊपर देखा। छत में लकड़ी के हाले लगे हुए थे। दरमियान के हाले में 2 कुंडे लगे हुए थे, लेकिन कुंडा एक ही था और दूसरे कुंडे की जगह हाले में सुराख था। ये कुंडे पंखा लटकाने के लिए लगाए जाते थे। ये इस वक्त इस्तेमाल होते थे जब बिजली नहीं आई थी। नौकर दरवाजे में बैठकर रस्सी खींचता रहता और कपड़े का पंखा हिलता और सारे कमरे को हवा पहुंचाता था। ये कमरा किसी वक्त दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होता होगा, इसलिए यहाँ पंखे के लिए कुंडे लगे हुए थे। एक कुंडा उतरा हुआ था। हेड कांस्टेबल ने मुझे ये कमरा दिखाया और मुझसे इजाज़त लेकर चला गया। मेरे साथ सिख एएसआई सिद्धू था। वो अपने तौर पर कुछ मेरी हिदायत के मुताबिक तफ्तीश कर रहा था। वो तजुर्बेकार एएसआई था। मैंने इसे बताया कि डॉक्टर के साथ मेरी क्या क्या बातें हुई हैं। ये मैं इसे पहले भी बता चुका था। अब हम दोनों इस मामले को हल करने के लिए तबादला ख्याल करने लगे कि ऐसा हो सकता है कि जीरे को इस रात इस कुंडे के साथ लटकाया गया हो और कुंडा निकल गया हो। अभी पता चल जाता है मलिक जी, सिख एएसआई ने कहा और बाहर निकल गया। वो जब वापस आया तो वही हेड कांस्टेबल जिसने हमें ये कमरा दिखाया था उसके साथ था। एएसआई ने दुआबे की ठेठ पंजाबी में हेड कांस्टेबल के साथ बात की। उसका बात करने का अंदाज ये था कि हर फिक्रे के बाद बड़ी जोर से अपना हाथ उसके कंधे पर मारता था। सिखों की तरह वो हर फिक्रे में 2-3 गालियां देता था। मैं आपको इसकी ये बातें सलीस उर्दू में तर्जुमा करके सुनाता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन हवलदारा। एएसआई सिद्धू ने उसके कंधे पर हाथ मारा और एक बड़ी दिलचस्प गाली देकर कहा, तुम सब हमारे आगे बहुत झूठ बोल चुके हो, अब सच बोलो। मैंने मलिक जी और तुमने इसी थाने में रहना है। अगर अब झूठ बोला तो मैं तुम्हें इस दूसरे कुंडे के साथ इसी तरह लटका दूंगा जिस तरह राय बर्मन ने जीरे को उल्टा लटकाया था। हेड कांस्टेबल ने दुनिया भर की कस्में खा खा कर कहा।
کہ اسے بالکل علم نہیں کہ جیرے کو تھانے میں ہلاک کیا گیا تھا یا اس رات تھانے میں بلایا بھی گیا تھا یا نہیں؟ پھر یہ بتا، ایس آئی نے پوچھا، کہ تم لوگ ملزموں کے ساتھ اس کمرے میں کیا سلوک کرتے تھے؟ سیدھی بات کر، کیا یہاں اقبال جرم نہ کرنے والے ملزموں کو الٹا لٹکایا جاتا تھا؟ ہاں سردار جی، ہیڈ کانسٹیبل نے بڑی برخورداری سے جواب دیا۔ یہ تو سب انسپکٹر رائے برمن کا خاص طریقہ تھا۔ پہلے تو ملزم یا مشتبہ کی پٹائی ہوتی تھی، وہ نہ مانے تو کئی دوسرے طریقے آزمائے جاتے تھے۔ ان طریقوں میں ایک یہ تھا کہ اس کنڈے میں سے ایک رسی گزاری ہوئی تھی، ملزم کے دونوں پاؤں اس رسی سے باندھے جاتے، دو کانسٹیبل اسے الٹا کر کے اوپر کو اٹھاتے، ایک آدمی رسی نیچے کو کھینچتا تھا اور رسی کا دوسرا سرا وہ سامنے والی کھڑکی کی سلاخ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ ملزم کو فرش سے کتنا اونچا رکھتے تھے؟ سندھو نے پوچھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہاتھ کے اشارے سے بلندی کا اندازہ بتایا۔ یہ کم و بیش 5.5 فٹ بنتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزم کا سر فرش سے 5.5 فٹ اونچا رہتا تھا۔ اب یہ بتا، سدھو نے اس سے پوچھا، یہ کنڈا کب کا نکلا ہوا ہے؟ یقین جانے سردار جی، ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا، میں نے آج دیکھا ہے کہ کنڈا نکلا ہوا ہے۔ میں خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ سکھ اے ایس آئی کی باتیں کارآمد تو تھی ہی، لیکن میں ان کی دلچسپی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم نے کتنے دن پہلے یہ کنڈا لگا ہوا دیکھا تھا؟ سدھو نے پوچھا۔ اور یہ رسی کہاں ہے؟ کوئی 1 مہینے پہلے یہ کنڈا لگا ہوا دیکھا تھا، ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا۔ میں رسی تلاش کرتا ہوں، وہ تو اس کنڈے کے ساتھ لٹکی رہتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے سارا تھانہ چھان مارا، وہ رسی کہیں نظر نہ آئی۔ یہ ایک ثبوت تھا کہ رسی غائب کر دی گئی ہے۔ میں نے سکھ اے ایس آئی کو سکھوں کی طرح بڑی بےہودگی سے خراج تحسین پیش کیا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل سے بڑا اچھا سراغ اگلوا لیا تھا، لیکن یہ ثابت کرنا ابھی باقی تھا کہ جیرے کو یہاں الٹا لٹکایا گیا تھا۔ میں نے اس آدمی کو بھی بلوایا ہوا تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ اس رات اس نے جیرے کو ایک آدمی کے ساتھ تھانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اسے اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ جب اس نے جیرے کو تھانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا تو اندازاً وقت کیا تھا؟ اس کے پاس گھڑی نہیں تھی۔ اس نے جو اندازہ بتایا وہ 9 اور 10 بجے کے درمیان تھا۔ اس زمانے میں قصبوں میں لوگ 8 بجے تک سو چکے ہوتے تھے۔ میں نے مقتول کی بیوی کو بھی بلوایا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ اس رات جیرا کسی کے بلانے پر تقریباً کتنے بجے باہر نکلا تھا؟ میں سو گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ جیرا گھر نہیں آیا تھا، وہ آیا اور اس نے مجھے جگایا۔ میں نے اسے کھانا دیا، وہ کھانا کھا کر لیٹ گیا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ جیرے نے مجھے کہا کہ دیکھنا باہر کون ہے۔ میں نے کنڈی کھولی تو ایک آدمی نے کہا کہ جیرے کو باہر بھیجو۔ میں نے اندر جا کر جیرے کو بتایا، جیرا باہر نکلا، میں لیٹ گئی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے بہت دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جیرا بستر پر نہیں تھا۔ باہر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے صبح تک انتظار کیا۔ صبح ہوتے ہی اطلاع ملی کہ جیرے کی لاش شہر کے باہر ایک جگہ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس لڑکی سے ابھی بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن ابھی اس وقت کا اندازہ کر رہا تھا جس وقت جیرے کو تھانے میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا۔ جیرے کی بیوی کے بیان کے مطابق یہ تقریباً وہی وقت تھا جب جیرا تھانے گیا تھا۔ جیرے کی بیوی نے بتایا تھا کہ اس نے دیر سے کھانا کھایا تھا اور اس کے فوراً بعد ایک آدمی اسے بلانے آیا تھا۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں معدے کی جو کیفیت لکھی تھی وہ یاد آئی۔ وہ یہ تھی کہ معدے میں جو غذا تھی وہ ابھی ہضم نہیں ہوئی تھی اور غذا کی خاصی مقدار خوراک کی نالی میں واپس آئی ہوئی تھی۔ یہ اچھا خاصا ثبوت تھا کہ جیرے کو تھانے بلایا گیا اور الٹا لٹکایا گیا۔ اوپر لکڑی کے حالے میں جو کنڈے لگے ہوئے تھے وہ کم و بیش 3 انچ سے زیادہ حالے کے اندر تھے۔ یہ پنکھے کا وزن سہارنے کے لیے کافی تھے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی جتنا وزن لٹکایا جا سکتا تھا، لیکن بار بار اتنا وزن لٹکانے سے یہ حالے سے نکل بھی سکتے تھے۔ یہ تو ایک ہیڈ کانسٹیبل نے بتا ہی دیا تھا کہ اس کنڈے کے ساتھ ملزموں کو لٹکایا جاتا تھا۔ جیرے کی باری آئی تو کنڈا نکل آیا۔ پھر میرے پاس وہ اہم شخص آ گیا جس کا نام ملک عباس تھا اور جس نے مقتول کے باپ کی درخواست لکھی اور ڈپٹی کمشنر تک پہنچائی تھی۔ وہ 40 سال کی عمر کا معزز اور بارہوب انسان تھا۔ اس نے جب میرے ساتھ بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صحیح معنوں میں نیک اور جہاں دیدہ انسان ہے۔ میں نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ اسے کس طرح یقین ہو گیا تھا کہ مقتول کو تھانے میں تشدد سے مارا گیا ہے۔ کیا آپ سب انسپکٹر رائے برمن کو نہیں جانتے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں نے پہلی بار اس کا نام سنا ہے۔ بہت ہی بدکار آدمی ہے، ملک عباس نے کہا۔ اس نے تعلقات ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کے تمام جرائم پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ دشمن ہے۔
अगर किसी मुसलमान को रहसन लूट लेते तो राय बर्मन कोई कार्रवाई न करता। लूटने वाला हिंदू था और उसने शक एक मुसलमान पर किया, इसलिए इसने मुसलमान को जान से ही मार डाला। मैंने एक तो इस आदमी के साथ बात की थी जिसने चीरे को थाने में दाखिल होते देखा था, और मैं डॉक्टर फ्रांसिस से भी मिला था। वो निहायत अच्छा इंसान और मुखलिस डॉक्टर है। मैं इससे ये मालूम करना चाहता था कि चीरे के जिस्म पर तशद्दुद और ईज़ा रसानी के निशानात थे या नहीं। इससे आगे मलिक अब्बास ने मुझे डॉक्टर का वही तज़किया सुनाया जो डॉक्टर ने मुझे सुनाया था। मलिक अब्बास के तजुर्बेकार दिमाग ने यकीन कर लिया कि मकतूल तशद्दुद से मरा है। मलिक अब्बास ने कस्बे के 2 मोअज़्ज़िज़ और दानिशमंद मुसलमानों के साथ बात करके मकतूल के बाप की तरफ से डिप्टी कमिश्नर के नाम दरख्वास्त लिखी और दरख्वास्त पर मकतूल के बाप का अंगूठा लगवा कर दरख्वास्त ले गया और दस्ती डिप्टी कमिश्नर के आगे रख दी। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया और जो कार्रवाई अमल में आई वो मैं तफसील से बयान कर चुका हूँ। मलिक साहब, मैंने मलिक अब्बास से पूछा, ये फैसला किस तरह हुआ था कि SHO, ASI और इस हेड कांस्टेबल को मुअत्तल किया जाए? इस सवाल का जवाब DSP ड्रीक ही दे सकता है। मलिक अब्बास ने जवाब दिया, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। आप मुअत्तलशुदा हेड कांस्टेबल को थाने बुलवाएं। तशद्दुद के जरिए या वादा माफ गवाह बनाने का लालच देकर इसे इकबाली बयान पर उकसाएं। मुझे उम्मीद है कि वो बयान दे देगा। मलिक अब्बास का ये मशवरा बड़ा अच्छा था। ये मैंने पहले भी सोचा था, लेकिन मैं इसे वादा माफ गवाह बनाने के हक में नहीं था। बहरहाल मशवरा कीमती था। मलिक अब्बास ने कुछ और बातें भी बताई थीं और उसने कहा था कि मैं इसे जैसी भी शहादत देने के लिए कहूँगा वो शहादत देगा। मैंने इसी रोज़ मुअत्तलशुदा हेड कांस्टेबल को थाने तलब करने का इंतज़ाम कर दिया। अगले रोज़ वो थाने में आ गया। उसका नाम जगन्नाथ था। जगन्नाथ जी, मैंने उसे अपने पास बिठाकर दोस्ताना लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा मेहरबानी नहीं कर सकता कि तुम्हें यहाँ बुलाया है और तुम्हारी जाँ बख्शी का फैसला भी कर लिया है। मेरे पास शहादत इकट्ठी हो गई है। तुम खुद पुलिस के पुराने मुलाजिम हो, सब कुछ जानते हो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर राज़ी हो जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें वादामाफ गवाह बना लूँगा। जनाब आली, उसने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, आपने खुद कहा है कि मैं पुलिस का बड़ा पुराना मुलाजिम हूँ। मैं वादा माफ गवाह बनने के लालच में नहीं आऊँगा। आपके पास शहादत मौजूद है तो चालान अदालत में पेश कर दें। मुझे तो खामखा रगड़ा लग रहा है। मलिक अब्बास ने मुझे बताया था कि सब इंस्पेक्टर राय बर्मन के हाथ बड़े लंबे हैं और उसने ऐसे ताल्लुकात और ऐसा असर और रसूख बनाया हुआ है कि इसे किसी का डर और ख़तरा नहीं। इस हेड कांस्टेबल ने जिस दिलेरी और ढिठाई से मुझे जवाब दिया था, इससे मलिक अब्बास की बातों की तस्दीक हो गई। नया ASI मंगल सिंह सिद्धू जो मेरे साथ आया था, मेरे साथ कमरे में मौजूद था। उसने जब हेड कांस्टेबल जगन्नाथ का जवाब सुना तो उसने ये परवाह किए बगैर कि मैं मौजूद हूँ, हेड कांस्टेबल की गर्दन पर हाथ रखा और झटका देकर उसे उठाया। मलिक जी, ASI सिद्धू ने कहा, मुझे माफ़ कर देना। इसने कहा फिर सिक्कों की तरह एक गाली देकर बोला, ये इस तरह नहीं मानेगा, मेरे साथ आएँ। वो हेड कांस्टेबल को गर्दन से पकड़कर धकेलता हुआ बाहर ले गया और मैं बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैं डिसिप्लिन की पाबंदी बड़ी सख्ती से किया और करवाया करता था, लेकिन मंगल सिंह सिद्धू मुंहजोर और सरकश किस्म का बैल था। ये तो मैंने देख लिया था कि वो बड़े काम का बैल था। वो हेड कांस्टेबल जगन्नाथ को पिछवाड़े के कमरे में ले गया। मैं दरवाजे में जा खड़ा हुआ। सिद्धू ताकतवर जिस्म का सिख था। उसने हेड कांस्टेबल को ऐसी पटखी दी कि हेड कांस्टेबल पीठ के बल गिरा। सिद्धू ने अपना एक पाँव उसकी गर्दन पर रख दिया। मलिक जी, उसने मुझे कहा, इसे इसी तरह छत के साथ लटकाऊंगा जिस तरह इन्होंने चीरे को लटकाया था। इसे 6 फीट ऊपर ले जाकर रस्सी छोड़ दूंगा। आगे इसकी किस्मत है कि जिंदा रहे या जीरे की तरह मर जाए। फिर मैं ऊपर वालों को बयान दूंगा कि उन्होंने इस तरीके से जीरे को कत्ल किया था। आप इधर ही ठहरें, मैं रस्सी मंगवाता हूँ। ज़रा ठहर जा मंगल सिंह, मैंने कहा, मैं इसे इसी रस्सी से लटकाऊंगा जिससे इन्होंने चीरे को लटकाया था। इसे उठने दे। ASI सिद्धू पीछे हट गया। हेड कांस्टेबल आहिस्ता आहिस्ता उठा। वो रस्सी कहाँ है? मैंने पूछा। अगर वो रस्सी बरामद करके बयान दे दोगे तो ठीक है, वरना रस्सियाँ तो बहुत हैं। मंगल सिंह सिद्धू इस पर टूट टूट पड़ता था और मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये दरअसल एक्टिंग थी जो मैं और मंगल सिंह कर रहे थे। हेड कांस्टेबल जगन्नाथ ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका और वो बोल पड़ा, वो रस्सी तो नहीं मिलेगी। हेड कांस्टेबल जगन्नाथ ने कहा, वो फेंक दी थी और भंगी कूड़े करकट में ले गया था।
मैंने इसी वक्त एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि थाने के भंगी को बुला लाए, मैं पूरा बयान दे दूंगा। जगन्नाथ ने ऐसे लहजे में कहा जिस लहजे में हारा हुआ ज्वारी बोला करता है। आप मेरे बच्चों पर रहम करें और मुझे सुल्तानी गवाह बना लें। वो तो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। मैंने कहा बयान पूरा दो और शहादत और सबूत भी दो। उसने पूरा बयान दे दिया जो हमने इसे दफ्तर में बिठाकर कलमबंद किया था। उसका बयान सुनाने की ज़रूरत नहीं, उसने इन्हीं बातों की और हमारे शकूक की तस्दीक की जो मैं पहले ही सुना चुका हूँ। मुख्तसर ये कि उसने तस्दीक कर दी कि सब इंस्पेक्टर राय बर्मन ने थाने के इलाके को अपनी रियासत बना रखा था और उसने तमाम स्टाफ को रिश्वतखोरी और मनमानी करने की खुली छूट दे रखी थी। मैं आपको अपनी तफ्तीशी कहानियों में ये बताता रहता हूँ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में थानेदार मनमानी और रिश्वतखोरी नहीं कर सकते थे, फिर भी कोई थानेदार गलत हरकतों पर उतर ही आता था, लेकिन एक न एक रोज़ वो पकड़ा जाता और इसे जुर्म साबित होने पर उसकी इंतहाई सज़ा मिलती थी। मनमानी करने वाला थानेदार बहुत ही ढीठ होता था और उसे गैरत की कोई परवाह नहीं होती थी या उसका ऊपर तक असर रसूख होता था। राय बर्मन को दोनों फायदे हासिल थे। शराब और जुए की उसे ऐसी लत पड़ी थी कि वो इज्जत और आबरू से दस्तबरदार हो गया था। वो एक बहुत बड़े जागीरदार का बेटा था। कुछ जागीर अंग्रेज़ों की दी हुई थी। उसके बाप ने अंग्रेज़ों को जंगे अजीम के दौरान वॉर फंड में चंदा भी दिया था। वॉर फंड में चंदा देने वालों को अंग्रेज़ बहुत अजीज रखते थे, लेकिन अंग्रेज़ को अपना कानून भी बहुत प्यारा था। इस हिंदू हेड कांस्टेबल ने अपने बयान में कहा कि उसने मोअत्तलशुदा एएसआई और सब इंस्पेक्टर राय बर्मन ने सेठ प्यारेलाल से रिश्वत ली थी और उसने ये भी बताया था कि सेठ प्यारेलाल को जीरे पर पुख्ता शक था, लेकिन वो कोई सबूत या शहादत नहीं दे सकता था। उसने जब रिश्वत दे दी तो राय बर्मन ने कहा कि जीरे को बुलाकर उल्टा लटकाते हैं, शायद वो इकबाली हो जाए। ये सारा मामला अभी शक में था। राय बर्मन ने रात को देर जीरे को बुलाया। ये सारा मामला अभी शक में था। राय बर्मन ने रात को देर से जीरे को थाने बुलाया। मुअत्तलशुदा एएसआई और ये हेड कांस्टेबल राय बर्मन के खास आदमी थे, इसलिए इन्होंने इसे अपने साथ रखा। जगन्नाथ ने इस ईज़ा रिसानी की तफसील बयान की जो जीरे पर आजमाई गई थी। फिर उसने बयान किया कि उसके पाँव रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया गया। इसे जगन्नाथ ने उठाकर ऊपर किया था और रस्सी एएसआई ने खींची थी। इसे 5 फीट से ज़रा ज़्यादा बुलंदी पर ले गए। हेड कांस्टेबल ने जीरे को छोड़ दिया। इधर रस्सी का दूसरा सिरा एएसआई ने खिड़की की सलाख के साथ बांध दिया और खाले में से कुंडा निकल गया। मेरे पूछने पर जगन्नाथ ने बताया कि कुंडा 10-12 मिनट बाद निकला था। उन्होंने जीरे को देखा, वो सर से नंगा था, दिमाग को बड़ी सख्त चोट आई थी, इसलिए वो बेहोश हो चुका था। इन तीनों ने बारी बारी उसकी नब्ज़ें देखीं जो आहिस्ता आहिस्ता डूबती जा रही थीं, आखिर रुक ही गईं। अब मसला ये था कि लाश को कहाँ छुपाया जाए। ये तीनों इस मसले पर बहस व मुबाहिसा करने लगे। तीनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि किसी और को पता न चले कि ये वारदात हुई है। लाश उठवाने के लिए कांस्टेबलों को इस्तेमाल किया जा सकता था। इनके काबिल एतमाद कांस्टेबल मौजूद थे, लेकिन ये मामला बड़ा संगीन था, किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता था। ये आप देख ही रहे हैं कि खुद हेड कांस्टेबल जो इस वारदात का एक मुजरिम था, तमाम पर्दे चाक कर रहा था, हालांकि राय बर्मन ने इसे बहुत ऐश कराई थी। इस हेड कांस्टेबल ने अपने इकबाली बयान में कहा कि आधी रात के वक्त हेड कांस्टेबल ने लाश अपने कंधे पर डाली। एएसआई उसके साथ चल पड़ा। हेड कांस्टेबल कहीं रुककर छुप जाता और एएसआई आगे जाकर इधर उधर देखता और हेड कांस्टेबल से कहता कि आगे आ जाए। रास्ते में एएसआई ने भी लाश उठाई। थाना कस्बे से ज़रा बाहर ही था, इन्हें कस्बे में से ना गुजरना पड़ा। थाने से थोड़ी ही दूर एक घाटी उतरती थी और आगे कटा पिटा इलाका शुरू हो जाता था। एएसआई और हेड कांस्टेबल लाश को कस्बे से दूर फेंक आए। हेड कांस्टेबल जगन्नाथ ने इस कांस्टेबल का भी नाम बताया जो जीरे को घर से बुलाने गया था। मैंने इस कांस्टेबल को इस वारदात के मुलजिमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया, क्योंकि मैंने पहले रोज़ थाने के तमाम अफराद को इकट्ठा करके पूछा था कि उस रात जीरे को थाने बुलाया गया था या नहीं। सब ने कहा था कि इन्हें मालूम नहीं। इनमें ये कांस्टेबल भी शामिल था। मैं आपको एक और बात भी बता देना चाहता हूँ, जगन्नाथ ने कहा। मुझे शक है कि रहज़नी में जीरे का ही हाथ था। ये शक तुम्हारे दिल में क्यों पैदा हुआ? मैंने पूछा। जीरे की लाश बरामद हुई और हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। उसने कहा कि राय बर्मन ने दिखावे की तफ्तीश शुरू कर दी।
जीरे के बाप की उसने बहुत बेइज्जती की, क्योंकि उसने कह दिया था कि जीरा थाने में पुलिस तशद्दुद से मरा है। फिर जीरे की बीवी को उसने बुलाया और उसे बहुत देर अपने साथ रखा। मैंने राय बर्मन से पूछा था कि इस लड़की का रवैया क्या था। राय बर्मन के अल्फाज ये थे कि चिड़िया फंस गई है, इसके साथ सौदा हो गया है। इसके बाद लाइनों में भी, पुलिस लाइन्स में, मौतली के दौरान भी मैंने राय बर्मन से पूछा था कि ये लड़की क्या बयान देगी। राय बर्मन ने कहा था कि तुम इसकी तरफ से बेगम हो जाओ, माल इसके पेट में है। मैंने राय बर्मन से और एएसआई महेंद्र, जो कि मुअत्तलशुदा एएसआई था, उससे भी पूछा था कि इसका क्या मतलब है कि माल उसके पेट में है। महेंद्र ने हंसकर कहा था कि राय बर्मन को तुम नहीं जानते कि कितना गहरा आदमी है, तुम बेफिक्र हो जाओ। इसका यानी कि राय बर्मन का बाप हमें बचाने के लिए गवर्नर तक पहुंच रहा है। जीरे की बीवी को मुअत्तल होने से पहले राय बर्मन ने फिर भी कभी बुलाया था? मैंने पूछा। एक रोज अपने घर बुलाया था, उसने जवाब दिया। हो सकता है कि एक दो बार और भी बुलाया हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। तुम तजुर्बेकार हेड कांस्टेबल हो, आप मुझसे ज्यादा अकल रखते हैं, उसने जवाब दिया। मैं तो यही समझता हूँ कि चिड़िया फंस गई थी। राय बर्मन ने उसे माल खिलाया होगा कि वह ऐसा बयान ना दे कि उसके खामिद को थाने बुलाया गया था। मैंने ये भी सुना था कि पुलिस कप्तान को उसने यही बयान दिया था कि उसके खामिद को थाने नहीं बुलाया गया था। गरीबों की लड़की एक तो चंद रुपए देखकर खुश हो गई होगी, पुलिस का खौफ भी दिल पर सवार होगा और थानेदार की दोस्ती ने भी उसका दिमाग फेर दिया होगा। मैं तो यही समझा हूँ जनाब। इस हेड कांस्टेबल ने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर भी अपना इकबाली बयान कलमबंद कराया। मैंने उसके साथ पक्का वादा किया था कि वो हमारा सुल्तानी गवाह होगा। मुझे उम्मीद थी कि डीएसपी मेरा ये फैसला मान लेगा, लेकिन वो इस कदर गुस्से में था कि उसने मेरा फैसला रद्द कर दिया। मैंने उसे अपनी तमाम कारगुजारी और तफ्तीश इसी तरह सुनाई थी जिस तरह के आपको सुनाई है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे दाद भी दी, लेकिन वो हेड कांस्टेबल जगन्नाथ को माफ़ नहीं करना चाहता था। सब इंस्पेक्टर खान, उसने मुझसे कहा, यह हेड कांस्टेबल एक आदमी का कातिल है। ये मत देखो कि मकतूल गरीब आदमी था या अमीर। तुम्हारे पास शहादत आ गई है। अगर तुम ठीक से मुकदमा कायम करना जानते हो तो हमें सुल्तानी गवाह की ज़रूरत ही नहीं। एक कातिल को हम किस तरह माफ़ कर सकते हैं? इस अंग्रेज डीएसपी की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद भी किसी को सुल्तानी गवाह बनाने के हक में नहीं हुआ करता था। आप खुद ही सोचें कि एक आदमी अपनी ज़बान से इकरार कर रहा है कि वो फला जुर्म में शामिल था या जुर्म में बराबर का शरीक था। कानून अंग्रेज़ों का हो या मुसलमानों का, अपना इस्लामी कानून हो, कोई कानून मुजरिम को माफ़ नहीं किया करता। मुझे खतरा सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि हेड कांस्टेबल सेशन कोर्ट में जाकर अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये पेशबंदी करनी थी कि शहादत मजबूत होती। हेड कांस्टेबल ने इकबाली बयान ज़ेर दफ़ा 164 दे दिया तो मैंने इसे झूठा वादा दे दिया कि वो सुल्तानी गवाह है। बयान लेने वाले मजिस्ट्रेट ने इसे जेल की हवालात में भेज दिया। मैंने थाने की सफाई करने वाले भंगी को बुलवाया था। इससे पूछा कि पिछले कमरे में एक मोटी रस्सी छत के साथ लटकती रहती थी, वो इसने देखी होगी। क्या तुम जानते हो कि वो रस्सी कहाँ है? मैंने पूछा। सरकार के बच्चे जिए, भंगी ने भंगियों की तरह हाथ जोड़कर खुशामदाना लहजे में जवाब दिया। वो रस्सी मौजूद है, मैंने एक माशकी को दे दी थी। पूरी बात सुनाओ, मैंने इसे कहा। ये रस्सी तुम्हें कहाँ से मिली थी और ये भी बताओ कि ये रस्सी तुमने पहले कभी देखी थी? हाँ माई बाप, उसने जवाब दिया। ये रस्सी पिछले कमरे में छत के साथ लटकी रहती थी। मुझे ये मालूम नहीं कि वहाँ कब उतारी गई। कुछ दिनों की बात है कि थाने के अहाते के बाहर कूड़े का ड्रम पड़ा रहता है। मैं थाने में झाड़ू देकर कूड़ा ड्रम में फेंकने गया तो देखा कि रस्सी कूड़े में पड़ी हुई थी। रस्सी नहीं सरकार, ये तो रस्सा है। मैंने इसे उठा लिया और घर ले गया। एक मुसलमान माशकी जो लोगों के घरों में पानी डालता है मुझे रास्ते में मिल गया और उसने ये रस्सा मेरे हाथ में देखा। उसने पूछा कि इसका क्या करोगे? मैंने इसे बताया कि मैंने इसका क्या करना है। अगर ये तुम्हारे काम आ सकता है तो ये तुम ले लो और कुछ पैसे दे दो। उसने मुझे 8 आने दे दिए और मैंने रस्सा उसे दे दिया। उसने ये अपने चमड़े के डोल में डाल लिया। 1 घंटे के अंदर अंदर माशकी रस्से समेत मेरे पास पहुंच गया। इस तरह रस्सा बतौर शहादत और 2 मजीद गवाह मिल गए। भंगी से मैंने ये बयान दिलवाना था कि ये रस्सा वारदात वाले कमरे में छत के साथ लटका रहता था। मैंने अदालत में जमादार से ये बयान दिलवाया था कि ये रस्सा कुंडे के साथ लटका रहता था और इसने 2 बार दिन के वक्त 2 मुल्जिमान को इस रस्से के साथ उल्टा लटका हुआ देखा था।
मैंने जीरे की बीवी और सेठ प्यारे लाल को थाने बुलवाया। सेठ पहले पहुंच गया। लाला जी, मैंने इसे कहा, ये बताएं कि आपने जीरे पर इतना पक्का शक क्यों किया था? मैं इससे ये सवाल 2-3 रोज पहले भी पूछ चुका था। अब इसलिए पूछा कि वो अपने इसी बयान पर कायम है या बयान बदलता है। मैंने इस रोज आपको बताया था कि सिर्फ जीरे को मालूम था कि मैं वसूलियों के लिए कस्बे से बाहर जा रहा हूँ। सेठ ने जवाब दिया। मैंने जीरे को कहा था कि हो सकता है कि वापस आते आते शाम हो जाए, इसलिए वो पुराने कुएं के पास पहुंच जाए। इस रोज आपने मेरा पूरा बयान नहीं लिया था। जीरे का एक साला है जो बदमाश किस्म का लड़का है। वो दुकान में कभी कभी जीरे के साथ आता था। जिस शाम मेरे साथ ये वारदात हुई, इससे अगले रोज वो दुकान पर आया और मुझसे पूछने लगा कि सुना है कि आप कल वापस आते हुए लूटे गए हैं। मैंने इसे बताया कि उसने ठीक सुना है। उसे चाहिए ये था कि मेरे साथ हमदर्दी करता। इसकी बजाय उसने मुझसे इस तरह की बातें पूछनी शुरू कर दी कि आपने किसी पर शक लिखवाया है या नहीं, और ये भी कि थानेदार क्या कहते हैं और वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि जीरा चुप चुप था और कभी वो अपने साले की तरफ टेढ़ी आंख से देख लेता और कभी साला जीरे की तरफ चोरों की तरह देख लेता। हुजूर, इतनी उम्र हो गई है, इस किस्म के ओछे और छिछोरे लड़कों के चेहरों और नज़रों को तो भाप सकता हूँ। मुझे पक्का शक है कि इन दोनों ने मुझे लूटा है। मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। इनके महल्ले के 2 बड़ी उम्र के मुसलमानों ने मुझे बताया है कि जीरे की बीवी और बीवी का ये भाई इस तरह खर्च कर रहे हैं जैसे इन्हें कहीं से दौलत मिल गई हो। इस सेठ के साथ मेरी और एएसआई मंगल सिंह सिद्धू की बहुत बातें हुई थीं, जिनसे हम दोनों के दिलों में भी शक पैदा हो गया था। इस तफ्तीश के दौरान मैंने अपने खुफिया ज़राए से मालूम कर लिया था कि जीरे की बीवी ने कुछ कीमती कपड़े खरीदे हैं। हालांकि ये मौका कपड़ा खरीदने का नहीं था। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी और अभी इसके खामिद का 40वां भी नहीं हुआ था। मकतूल के साले के मुतालिक भी मुझे ऐसी ही रिपोर्टें मिली थीं। वो जुआ भी खेलता था। मैंने यहाँ तक मालूम कर लिया था कि वो 3 रोज़ पहले उसने जुए में इतनी ज़्यादा बाजी लगाई थी कि दूसरे जुआरी कुछ हैरान हुए थे। यही आदि जुआरी और छोटे छोटे जुराइम करने वाले पुलिस के मुखबिर भी हुआ करते हैं। मैंने मकतूल के साले को भी तलब कर लिया। सेठ का बयान हो चुका तो मकतूल की बीवी को अंदर बुलाया, जो खासी देर से आई बैठी थी। वो कोई ख़ास खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कशिश अच्छी खासी थी और वो कबूल सूरत थी। देखो जीना, मैंने इसे कहा, तुम्हारे भाई को भी मैंने थाने बुलाया है। अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो तो सच बोलो, क्या तुमने कपड़े खरीदे हैं? अगर झूठ बोलोगी तो मैं इस दुकानदार को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा जिससे तुमने कपड़े खरीदे हैं। कपड़े खरीदना कोई जुर्म नहीं, डरे बगैर बता दो। जी हाँ, उसने कहा, मैंने 2 रेशमी जोड़े खरीदे हैं। अभी तुम्हारे खामिद का 40वां भी नहीं हुआ। मैंने कहा, क्या तुमने दूसरी शादी के लिए ये कपड़े खरीदे हैं? ये भी बताओ कि इतने पैसे कहाँ से लाई थी? वो गरीबों की लड़की थी, उसने इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। यहीं से मुझे शक हुआ कि उसके हाथ में इतनी रकम आ गई थी जिसने उसका दिमाग खराब कर दिया था। मैंने उसके पाँव उखेड़ने के लिए एक तीर चलाया। तुम्हारे खामिद को तुम्हारे भाई ने कत्ल किया है। मैंने झूठ बोला। तुम्हारा खामिद कत्ल हो गया है और भाई तुम्हारा फांसी चढ़ेगा। वो आखिर बहन थी और ये इसका अकेला भाई था। मेरी तवक्को के एन मुताबिक वो तड़प उठी और कस्में खाने लगी कि उसके खामिद को उसके भाई ने कत्ल नहीं किया। उसने ये भी कहा कि दोनों में तो बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो कस्में खाती रही और मैं यही कहता रहा कि कातिल उसका भाई है। वो रो पड़ी। फिर ये बताओ, मैंने पूछा, कि तुम्हारे खामिद का कातिल कौन है? मैं कैसे बता सकती हूँ? उसने रोते हुए जवाब दिया। तुम सब कुछ बता सकती हो, मैंने दबदबे से कहा। तुम जिस थानेदार के पास आती रही हो उसकी थानेदारी खत्म हो चुकी है। वो अब तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। सच बताओ कि पहले थानेदार के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था? तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे खामिद को थाने बुलाया गया है? मैंने इसे इतना ज़्यादा डराया और ऐसी बातें की जो सही सबूत पेश करती थीं कि गरीब की बच्ची सख्त खौफजदा हो गई और उसने सही बयान दे दिया। बयान मुख्तसरन यूँ था कि मालूम होता था कि जीरे को जो बुलाने आया था वो एक कांस्टेबल था। वो वर्दी में नहीं था। मैंने इस कांस्टेबल को हवाला से निकलवा कर उसके सामने खड़ा किया तो उसने देखते ही कह दिया कि यही आदमी जीरे को बुलाने आया था। फिर उसने अपने बयान में इस राज से पर्दा उठाया कि जीरे की लाश की बरामदगी के बाद
राय बर्मन ने उसका बयान लेने के लिए बुलाया तो उसने लड़की को बहुत डराया और ये तासुर दिया कि रहसनी का मुजरिम चीरा था और माल घर में पड़ा है। राय बर्मन ने लड़की को डराया भी, उसे लालच भी दिया और उसके साथ दिली मोहब्बत का इजहार भी किया और उससे मनवा लिया कि रहसनी का सारा माल जीरे के घर में पड़ा है। राय बर्मन ने इस लड़की के साथ ये सौदा किया कि वो रहसनी का माल अपना माल समझे और अगर तहकीकात हो कि उसके खाविंद को थाने बुलाया गया था या नहीं तो वो ये बयान दे कि इसे थाने नहीं बुलाया गया था। राय बर्मन ने इस लड़की को इसलिए खरीद लिया था कि इससे पहले मकतूल का बाप राय बर्मन को कह चुका था कि जीरे को थाने बुलाया गया था और थाने से वो जिंदा नहीं निकला। राय बर्मन का सौदा कामयाब रहा। इस लड़की ने डीएसपी को बयान दिया था कि इसके खाविंद को इस रात थाने नहीं बुलाया गया था। ये तो मुझे पहले ही पता चल चुका था कि मकतूल की बीवी अपने भाई की तरह शौकीन मिजाज है। इसी शौकीनी के पीछे उसने खाविंद को माँ बाप से अलग कर लिया था। बाकी ये मेरी अपनी राय है कि उसने अपने खाविंद को अपनी फजूल खर्चियों से इतना मजबूर कर दिया था कि खाविंद रहसनी पर उतर आया। इस लड़की ने बताया कि कुछ रकम उसके भाई ने ले ली थी और जो जेवरात सेठ प्यारेलाल से छीने गए थे वो इस लड़की ने अपने घर जमीन में दबा दिए थे। इसका इरादा था कि कभी जिले के शहर में जाकर बेच आएंगे। इसके बाद इसके भाई को बुलाया। वो चूंकि मुजरिम था इसलिए इसका खौफजदा होना कुदरती अमर था। मैंने इसके आगे शहादत रख दी। पहले तो उसने इनकार किया लेकिन मैं और मंगल सिंह इकरार कराना जानते थे। ये ओछा सा लड़का थोड़ी देर में इकबाली बयान देने पर राजी हो गया। उसके बयान का अहम पहलू यही था कि चीरे ने उसे बताया था कि उसका सेठ आज शाम माल ला रहा है। उसके साले ने कहा कि चलो आज शिकार मारते हैं। दोनों ने इसी तरह शिकार मार लिया जिस तरह सेठ मुझे सुना चुका था। वो बहुत देर बाद वापस आए और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी इस लड़की को इस राज में शरीक कर लिया। इतनी ज़्यादा रकम इनके हाथ में पहली बार आई थी। जीरे की बीवी बहुत खुश हुई और वो समझे कि माल हजम हो गया है। मैं दोनों बहन भाइयों को इस मकान में ले गया जो जीरे ने किराए पर ले रखा था। दो गवाहों के सामने जीरे की बीवी ने जेवरात की निशानदही की और खुद ही खोद कर कपड़े की पोटली निकाल दी और गवाहों के सामने बयान दिया कि ये जेवरात इस घर में किस तरह आए थे और किस तरह जमीन में दबाए गए। जीरे की बीवी और साले ने कुछ बची कुची रकम भी बरामद करा दी और इस लड़के ने इकबाली भी बयान दे दिया। अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि दोनों वारदातों की तफ्तीश कामयाबी से मुकम्मल हो गई। राय बर्मन, एएसआई महेंद्र और हेड कांस्टेबल जगन्नाथ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा ज़ेर दफ़ा 302 बनाया गया था। मेरी तवक्को के इन मुताबिक हेड कांस्टेबल सेशन कोर्ट में जाकर अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था लेकिन शहादत मुकम्मल थी। तीनों को सजाए उम्र कैद दी गई जो अपीलों के बाद भी बरकरार रही। राय बर्मन के जागीरदार बाप का असर व रसूख भी काम न आया। न इसकी दौलत और जागीर इसके बेटे को बचा सकी। जीरे की बीवी को 1 साल और उसके भाई को 2 साल सजाए कैद दी गई। जो कांस्टेबल जीरे को थाने लाने के लिए गया था इसे महकमाना कार्रवाई में सर्विस से सुबुकदोश कर दिया गया था।